Hello friends and welcome again. Today we are going to discuss about the hormonal regulation of the tubular reabsorption and tubular secretion. Actually four hormones which affect this reabsorption and secretion. These hormones are angiotensin 2, aldosterone, antidiuretic hormone and atrial natriuretic peptide. Angiotensin 2 की बात करते हैं. So when blood volume and blood pressure decrease, जब ब्लड की वॉल्यूम और प्रेशर दोनों ही कम होता है तो जक्स्टा मेडुलरी सेल्स जो कि किडनी में होती हैं, इट सिक्रेट्स द एंजाइम रेनिन इनटू द ब्लड. रेनिन कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन, ये इनएक्टिव होता है. अब इसको कैटालाइज करेंगे. रिलीज्ड बाय द लीवर, जो कि लीवर से ये एंजियोटेंसिनोजन लीवर से निकलता है, इनटू द एंजियोटेंसिन 1. अब एंजियोटेंसिन 1 जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और बनाता है एंजियोटेंसिन 2. अब ये एंजियोटेंसिन 2 ही हमें चाहिए होता है रेगुलेशन के लिए, एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करता है. एंजियोटेंसिन 2 इज़ अ पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर. इट इफेक्ट्स रीनल फिजियोलॉजी बाय 3 ways, 3 तरह से इफेक्ट करता है. पहला, इट डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय कॉजिंग वैसोकॉन्ट्रिक्शन ऑफ द अफरेंट आर्टेरियोल. ये अफरेंट आर्टेरियोल पे काम करता है, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है. इट एनहेंसेस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इन PCT, proximal convoluted tubule. And third, it stimulates the adrenal cortex to release aldosterone, a hormone that in turn stimulates the principal cells in the collecting duct to reabsorb more sodium and secrete more potassium. अब ADH की बात करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है और ये पिट्यूटरी लोब से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से निकलता है. वाटर रीअब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एक्चुअली एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी DCT एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर इसकी कमी हो जाए, ये कम निकले, हाइपोसिक्रेशन हो, तो एक डिजीज़ हो जाती है जिससे कि वाटर पूरा बाहर निकल जाता है, जिससे कि डायबिटीज़ इंसिपिटस कहा जाता है. तो यहाँ पे ADH increases the water reabsorption. In practical terms, if an individual does not drink much water on a certain day, the posterior lobe of pituitary release ADH, causing more water to reabsorb and less urine to form. इसे एंटीडायूरेसिस बोलते हैं. On the other hand, if individual drinks a large amount of water, it does not perspire much, ADH is not released. In that case, more water is excreted and more urine is formed, diuresis हो जाता है. अब ADH कैसे रेगुलेट करता है वाटर चैनल्स को? So here in this figure, actually ADH regulates the permeability of distal tubules and collecting duct. ADH stimulates the synthesis of aquaporin 2. ये पेरी कैपिलरी जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, ADH आता है लोब से. ADH रिसेप्टर्स होते हैं सेल्स में जो कि प्रिंसिपल सेल होते हैं, और प्रिंसिपल सेल जब इसे ADH को रिसीव करता है तो यहाँ से एक सिग्नल आता है एक्वापोरिन 2 को, और एक्वापोरिन 2 जैसा कि हमने देखा, एक्वापोरिन 2 सिंथेसिस को स्टिमुलेट हो कर दिया गया. अब एक्वापोरिन 2 स्टिमुलेट होने के बाद क्या होता है? Therefore, water reabsorb and urine volume are regulated by variations in the plasma levels of ADH. ADH acts by binding the GPCR receptors on the plasma membranes. These receptors activate the enzyme adenylate cyclase through G protein, which catalyze the synthesis of CAMP. CAMP stimulates the synthesis of aquaporin 2 and insertion into the apical membrane by exocytosis. तो ADH आया. ADH जो ADH प्रिंसिपल सेल की ओर गया. प्रिंसिपल सेल पे एक रिसेप्टर है जिसने रिसीव किया. रिसीव करने के बाद सेकेंडरी सिग्नल्स बने, सिग्नल मॉलिक्यूल्स बने,
जिन्होंने सिग्नल पहुंचाया और एक्वापोरिन 2 का एक्टिवेशन हुआ। तो एक्वापोरिन 2 का जब एक्टिवेशन हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने वाटर चैनल्स को ओपन किया, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगा, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, एक्वापोरिन 3 इस तरह से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर लॉस से बच जाता है। तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। फिर से समझते हैं, जब हमारी बॉडी में वाटर हमने बाहर से कम लिया है तो ज़्यादा अमाउंट में ADH सिक्रीट होता है, देन ADH गोज़ टू द ADH रिसेप्टर ऑफ द प्रिंसिपल सेल, आइदर इट इज़ ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, दोनों जगह ये प्रेजेंट होते हैं। तो ADH रिसेप्टर यहाँ से एक सेकेंडरी सिग्नल मॉलिक्यूल निकलता है जो एक्वापोरिन 2 को एक्टिवेट करता है। इन टर्न दिस एक्वापोरिन 2 opens the channel for water reabsorption, and more and more water is reabsorbed through the aquaporin 3 and water channels. So this is the mechanism how the water is reabsorbed. Now the summary for the mechanism of ADH action. When ADH is present in the blood, it binds with the receptor present on the बेसोलैटरल मेम्ब्रेन किसकी, वो जो प्रिंसिपल सेल थी, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था। सो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के प्रिंसिपल सेल पे ADH रिसेप्टर से बाइंड हो गई। दिस बाइंडिंग एक्टिवेट्स द सिंथेसिस ऑफ CAMP विच एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर विद इन द सेल। CAMP इंक्रीजेस द इंसर्शन ऑफ वाटर चैनल्स, जिसको कि एक्वापोरिन 2 बोलते हैं, इनटू द मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज़ इम्परमिएबल टू वाटर इन द एब्सेंस ऑफ ADH। जब तक ADH नहीं है ये इम्परमिएबल है। अब ये ADH की प्रेजेंस की वजह से इन्फ्लुएंस होकर के परमिएबल हो जाता है। आफ्टर द इंसर्शन ऑफ एक्वापोरिन 2 इट बिकम्स परमिएबल टू द वाटर। इस तरह से वाटर बाहर से अंदर की ओर जल्दी जल्दी एंटर करने लगते हैं। सो enters into the blood. In this way water is reabsorbed. So water is actually reabsorbed and enters into the blood back to the body channels, which is utilized for the various functions. A deficiency in ADH secretion causes diabetes insipidus, इसको diabetes 2 भी बोलते हैं। ये शुगर की डिजीज़ से डिफरेंस होता है। in which there is a excessive urination, इसको polyuria बोलते हैं, and excessive fluid intake, so it is polydysphagia। इससे क्या होता है इंसिपिडस में होता ये है कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है और फाइनली इस वाटर लॉस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है अगर प्रॉपर अमाउंट में फ्लूइड नहीं प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो। So this is hormonal regulation of the tubular reabsorption. Thank you.